हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का अगला टॉपिक लेके आए हैं। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जो गोस थ्योरम है वो एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगी, वो 3-4 लेक्चर उसमें लगेंगे। तो आज हम गोस थ्योरम का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं और आज हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो गोस थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे रहेगा कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। देखो, जब मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी टॉपिक अगर आपने कर लिया है और आपको ये चेक करना है कि ये हमारा टॉपिक हमें समझ में आया है नहीं आया है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी आप प्रॉब्लम्स करके देखेंगे तो उससे आपको ये आइडिया होगा कि हमें ये समझ में आया है या नहीं आया है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इसीलिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम जब तक आप नहीं करेंगे उससे रिलेटेड, तो आपको ये मतलब खुद को ही ये एहसास नहीं होगा कि क्वेश्चन मुझे टॉपिक आता है या नहीं आता है। ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। लास्ट में हमने कुछ बेसिक से पॉइंट डिस्कस किए थे फ्लक्स के लिए। शेप पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। और एरिया के जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स जो है वो चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड करता है। जब हम गॉस थ्योरम की बात कर रहे थे उसके भी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब भी चार्ज इनक्लोज है किसी सरफेस से, क्लोज सरफेस से, तो कभी भी एरिया पे और उसकी शेप पे, सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करता है। ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स आज हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्यूब दे दिया और उस क्यूब के सेंटर पे, इस सेंटर पे बच्चों चार्ज रख दिया क्यूब। तो क्वेश्चन आपसे पूछा व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस चार्ज क्यूब की वजह से उस क्यूब में से जो है जो टोटल फ्लक्स है वो कितना होगा, फाइव। तो फार्मूला वही है। अब अगर आप वैसे फ्लक्स निकालें क्यू इंटू एरिया इनक्लोज्ड, तो अब एरिया किसकी बात कर रहे हो आप, ये तो मेन पता होना चाहिए हमें किस एरिया की बात कर रहे हैं। फ्लक्स निकालने का दो तरीके आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और दूसरा तरीका बच्चों क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया का फॉर्मूला आपके लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि चार्ज पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज है। तो सिर्फ जो फेसिस है, अगर आपने सेंटर पे रखा है तो फेसिस के डिफरेंट पार्ट पे फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी वो अलग अलग होगी। सामने वाले पे, इस पे, ऊपर पे, टोटल इंटेंसिटी आप देखोगे तो सबकी सेम आएगी अगर क्यूब है, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स पे क्या होगी, इंटेंसिटी अलग अलग होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे केसेस के लिए ही हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, जहां पर फील्ड इंटेंसिटी आप आसानी से किसी रीजन में फाइंड आउट नहीं कर पाते, लेकिन चार्ज दे रखा है। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है आपने, कितना होगा, पूरे क्यूब से इसको निक्लोज कर दिया। तो फ्लक्स थ्रू ए क्यूब जो आएगा, इसमें एक क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फ्लक्स जो आएगा वो आएगा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। जितना चार्ज इनक्लोज किया है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे जो थ्योरम है, गॉस थ्योरम है। तो क्यूब मतलब क्लोज, पूरा क्लोज सरफेस, ठीक है। और कितना चार्ज इनक्लोज है, क्यू, दैट इज एप्सिलॉन मींस परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये एक इसका मतलब, आपसे कोई पूछे एक चार्ज क्यू सेंटर रखा हुआ है तो फ्लक्स कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सिंपल। फिर आपसे पूछ लिया इस चार्ज की वजह से किसी भी एक फेस में से, मान लेते हैं इस फेस में से निकालना है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फेस। ध्यान रखिए चार्ज रखा सेंटर पे। चार्ज अगर सेंटर पे रखा है तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स आ गया अपने पास क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पूरे क्यूब में से। लेकिन अगर किसी एक फेस में से निकालने की कहे फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फेस, वो कितना आएगा। कितने इक्वल फेसेस हैं, 6, और ये चार्ज हर एक फेस से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हर एक फेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो सेम होगा। तो सेम कितना होगा, टोटल क्यूब में से इतना निकला, यानी कितने में से निकला है, 6 फेस में से निकला है, 6 फेसेस का। तो एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, क्यू डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। ये तभी आएगा बच्चों जब ये सेंटर पे होगा। अगर इस चार्ज की पोजीशन आपने शिफ्ट कर दी, चार्ज यहां ले आई, जैसे ये रूम है, मैं चार्ज को सेंटर रखने जब मैंने इस फेस के नजदीक यहां रख दिया चार्ज, तो जब आप चार्ज यहां रख दोगे ना, टोटल फ्लक्स तो ये तो सेम रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अभी भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। पूरे क्यूब का निकालना था तो उतना ही रहेगा, क्योंकि इस चार्ज से फील्ड लाइन अभी भी उतनी निकल रही है उस क्यूब के अंदर से। लेकिन फर्क कहां पड़ेगा, जब ये चार्ज आप यहां ले आएंगे, इसके यहां लेके आने से अब इस फेस में से फील्ड लाइंस जो है वो ज्यादा निकलेंगी, उस फेस में से फील्ड लाइंस क्या निकलेंगी बच्चों, कम निकलेंगी। इनके अंदर फील्ड लाइंस क्या निकलेंगी, कितने निकलेंगे, ऊपर वाले के अंदर कितने निकलेंगे। यानी अब हम ये कहेंगे कि अब की बार जो फ्लक्स है वो हर फेस में से एक जैसा नहीं होगा। तो अब हम ये नहीं कह सकते, अगर आपने चार्ज शिफ्ट कर दिया है इधर नजदीक, सेंटर से शिफ्ट कर दिया है, फिर आप ये नहीं कह सकते बच्चों कि इस फेस में से कितना कंट्रीब्यूशन फ्लक्स का होगा। हाँ, ये कह सकते हो कि जिस फेस के नजदीक रखा उसमें से फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, और किससे ज्यादा होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगा, इसके बराबर नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक।
उसके बाद अगर ये चार्ज सेंटर की बजाय किसी कॉर्नर पे रख दिया, तो फ्लक्स कितना आएगा? फ्लक्स थ्रू द वन क्यूब। इस क्यूब में से फ्लक्स कितना आएगा? अगर यही चार्ज उठा के कॉर्नर पर दिया, चार्ज यहां नहीं है, चार्ज कहां ले गए हो बच्चे आप? कॉर्नर पर ले गए। अब फ्लक्स कितना आएगा बच्चों? अब फ्लक्स आएगा, अब वही बात है, अब हमारे पास इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, किस रीजन में से फील्ड जा रहा है, बहुत ही टिपिकल सी जॉब है, वो नहीं हो पाएगा। तो फिर हम किसका सहारा लेंगे? गॉस थ्योरम का। लेकिन गॉस थ्योरम का सहारा कब लेंगे? वो तब लेंगे जब आप उस चार्ज को एनक्लोज्ड कर दोगे। किससे एनक्लोज कर दोगे? किसी भी सरफेस से कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको किसी भी सरफेस से एनक्लोज कर दोगे तो फिर आप ये क्यूब में से कितना आएगा फिर भी नहीं निकाल पाओगे। तो इसको एनक्लोज भी बच्चे यहां पर इस हिसाब से करना पड़ेगा कि हम इस चार्ज को इस प्रकार से कवर करें क्लोज सरफेस से कि ये जो चार्ज है ये एक सेंटर बन जाए। ठीक है, और किससे क्लोज करेंगे? क्यूब से। इसी टाइप के क्यूब्स लेंगे। एक क्यूब है, अगर यहां आपने रख दिया बच्चे तो मैंने 8 क्यूब, 7 इसके अलावा 7 क्यूब और लेने पड़ेंगे। वो 7 क्यूब क्या करेंगे? इसको कवर कर देंगे। जैसे इसके कोने पे रख दिया, कमरे कोने पे, तो उस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए और क्या रखने के लिए, सिमेट्री बनाने के लिए उस चार्ज की, हर एक क्यूब से उसकी सिमेट्री एक जैसी हो, तो कितने क्यूब रखेंगे? तो कितने क्यूब रखने पड़ेंगे? 8 क्यूब रखने पड़ेंगे। कितने रखने पड़ेंगे? 8। कैसे? एक इस साइड पे, एक उधर, और एक देखो 1 2 और 3। ठीक है, और उसके ऊपर 4, क्योंकि 3 और 1 4 ये हो गए, और उसके ऊपर फिर 4 और 4 कितने हो गए? 8। कहां आएगा? सेंटर पे। अब ये चार्ज जब आपने इसको क्या कर दिया? 8 क्यूब से इनक्लोज कर दिया, तो ये चार्ज क्यूब जो है वो 8 क्यूब के सेंटर पे आ गया। ठीक, तो अब जो फ्लक्स निकलेगा इस केस में, अब की बात जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स अगेन टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जब ये चार्ज क्यूब सेंटर पे था तो टोटल फ्लक्स था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों था? क्योंकि अकेला चार्ज था और पूरे इस क्यूब ने इसको इनक्लोज कर लिया। लेकिन जब वही चार्ज हम कॉर्नर पे ले गए, उस कॉर्नर पे रखने के बाद उस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए हमें एक क्यूब नहीं बल्कि 8 क्यूब चाहिए। 8 क्यूब से इनक्लोज किया है। तो अगर एक अकेले चार्ज को इनक्लोज करने के लिए 8 क्यूब लगाए हुए हैं, तो टोटल जो फ्लक्स आया है ये कितने क्यूब्स में से है? ये 8 क्यूब का है। कितने का है? 8 का। तो वन ऑफ द क्यूब कितना आएगा? फ्लक्स वन ऑफ द क्यूब क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन। ठीक है, इसी प्रकार अगर कॉर्नर पे रखोगे तो फिर उसको वो कितने क्यूब उसको एनक्लोज करेंगे, वहां से आप उसका आंसर निकाल सकते हो कि एक क्यूब में से कितना फ्लक्स आएगा। अगर किसी एक इस चार्ज के अपोजिट फेसिस में से टोटल फ्लक्स कुछ कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो एक क्यूब में से कितना है बच्चों? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो उसके अपोजिट फेसिस में से कितना आएगा? उस चार्ज के अपोजिट फेस, तो उस चार्ज के अपोजिट फेस 3 होंगे। तो 3 एक्चुअली में ये जो फ्लक्स है जो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, वो 3 फेसिस का फ्लक्स है। तो एक फेस का कितना आएगा? क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। तो वहां से आप ये चीज निकाल सकते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट, कॉर्नर का हो गया, एज का हो गया, सेंटर का हो गया। अब क्या किया? अगर कोई चार्ज हमने यहां रख दिया, इफ द चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द वन ऑफ द फेस ऑफ ए क्यूब। रिमेंबर दैट क्यूब है, जैसे ये है चार्ज, अब की बार सेंटर की बजाय इस, जैसे ये सामने ये फेस है इस क्यूब का, इस फेस के सेंटर पे आपने रख दिया। इस फेस के सेंटर पे अगर आपने चार्ज रख दिया तो फिर फ्लक्स कितना होगा इस क्यूब में से? वो कैसे निकालोगे? इस क्यूब में से टोटल फ्लक्स कितना आएगा? इस चार्ज क्यूब को यहां जो रखा हुआ है चार्ज क्यूब, इस चार्ज क्यूब को एनक्लोज करने के लिए और सिमेट्री बनाने के लिए हमें क्या है बच्चे? इसके इस साइड ऐसा ही एक क्यूब रखना पड़ेगा। आप यहां एक क्यूब बना दीजिए, यहां बन जाएगा। तो पैरेलल अगर एक और क्यूब बनाएंगे इसके पैरेलल, जैसे एक छोटा सा अगर हम यहां से देखें तो जैसे ये ले लिया, ये छोटा क्यूब आप ऐसे दिखा सकते हो, यहां से इस टाइप से ये बच्चों ये क्यूब आ गया एक, इसके इस सेंटर पे रखा हुआ है। तो इसको बच्चों आप आगे बढ़ाइए, यहां से एक क्यूब और इस टाइप का इस तरह का एक क्यूब बना दो। ठीक है, यहां से यहां ले आओ। देखिए ये 2 क्यूब हो गए, एक क्यूब ये और एक क्यूब ये।
अब ये हमने इमेजिन किया है एक क्यूब, ताकि ये चार्ज क्या हो जाए, इनक्लोज हो जाए। अब ये चार्ज दोनों क्यूब के सेंटर पे आ गया, ठीक है। तो जितना फ्लक्स इस क्यूब, अब देखो इन दोनों में से जो फ्लक्स बनेगा, अब की बार जो टोटल फ्लक्स होगा, क्योंकि अब इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए हमें 2 क्यूब की जरूरत पड़ी है, तो अब टोटल फ्लक्स क्या रहेगा बच्चों, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई एनक्लोज जितना भी है, कितने मर्जी क्यूब से कर लो, अगर उन सभी में से टोटल एनक्लोज सरफेस में से निकालना हो तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। तो फिर एक फेस में से कितना आया, वो एक क्यूब में से, यहां एक क्यूब में से कितना आएगा, इस क्यूब में से निकाला था हमने, इस क्यूब में कप, इसकी वजह से इस क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, क्या आएगा, ये 2 क्यूब की वजह से था, तो बच्चों एक क्यूब की वजह से क्या आ जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक ये केस यहां। तो इस टाइप से इसके ऊपर, क्यूब के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं बेटे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। ये ध्यान रखनी है आपने, क्यूब के अंदर चार्ज कहीं भी रखा हो, कहीं भी रखा हो, क्यूब विद इन द क्यूब कहीं भी रखा हो, नेट फ्लक्स क्यू बाई हमेशा एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। फेस में से कितना निकलेगा वो ये मैटर करता है कि चार्ज रखा कहां पर है। क्यूब का टोटल फ्लक्स कितना है, कहां चार्ज रखा है मैटर नहीं करता, लेकिन अगर एक फेस का अगर आप फ्लक्स निकाल रहे हो, निश्चित बात है इधर का चार्ज नजदीक आ जाएगा, तो इसमें से फील्ड ज्यादा निकलेगा, तो इसका फ्लक्स क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। उस केस में आप इक्वल फेस डिस्ट्रीब्यूशन फ्लक्स का नहीं कर सकते हो। क्लियर। ये कुछ फेस के पॉइंट्स थे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बातें। आगे आते हैं। अब हमारे पास 3 हेमिस्फीयर दे दी, देयर आर 3 हेमिस्फीयर्स, और इन तीनों हेमिस्फीयर्स में से फील्ड लाइंस दे रखी है बच्चों अलग अलग से। यहां भी ये फेस है, ये इसका बेस है, प्लेन सरफेस। जब आप बॉल कैसी होती है, स्फेरिकल, अगर बॉल को आप बीचों बीच चाकू से काट देंगे तो जो सामने का हिस्सा दिखाई देगा वो सर्कल टाइप दिखाई देगा, वो एक प्लेन दिखाई देगा आपको। तो ये वो प्लेन है बच्चों, ठीक है ना। और ये तो हो गया प्लेन सर्कल जो ये दिखाई दे रहा है, काटना ही करो। और ये आ गया उसका स्फेरिकल पार्ट, तो ये तो कर्व्ड सरफेस, और ये कैसा है, प्लेन सरफेस। इसी प्रकार यहां पर देखिए, ये आपका है प्लेन सरफेस, दिस इज द प्लेन सरफेस, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, कर्व्ड सरफेस। अब 3 सिचुएशन अलग अलग हैं। इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, वो लाइन जो है या डायमीटर जो उसका स्फीयर का जो प्लेन है, जो ये प्लेन बना हुआ स्फीयर ऐसे रखा हुआ है, ये प्लेन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द प्लेन सरफेस है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो अलोंग द प्लेन सरफेस है। क्लियर। दूसरा केस, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, प्लेन सरफेस के। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहां किसके पैरेलल है, ए बी के, और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों ये परपेंडिकुलर है ए बी के, और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दे रखी है रेडियस के अलोंग। देखो इधर इस हेमिस्फीयर के, देखो ये रेडियस, कितने मर्जी रेडियस बना लो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है, रेडियस के अलोंग, तो इसको आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। यहां कौन सी है मैग्नेटिक फील्ड, यहां आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये 2 केस एक है, और ये केस इनसे अलग है। मैं पहले बता दूं, जो पहला ए और बी केस है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा व्हाट विल द फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस और द कर्व्ड सरफेस, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस और द कर्व्ड सरफेस। इनको कैसे करेंगे, देखिए अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इस प्लेन सरफेस पे नॉर्मल ड्रा कर लो, दिस इज द यूनिट वेक्टर, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ। गॉस थ्योरम ये कहती है, गॉस थ्योरम कहें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टोटल जो फ्लक्स होगा उस पूरे जो क्लोज्ड सरफेस आपका है उस पूरे में से टोटल जो फ्लक्स आएगा वो टोटल फ्लक्स आएगा बच्चों, कौन कौन सा बन गया, ये देखो, ये एक कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स प्लस दूसरा क्या है, प्लेन सरफेस का फ्लक्स। सी एस का मतलब मैंने कर्व्ड सरफेस बोला है, पी एस का मतलब प्लेन सरफेस, इनका जो फ्लक्स आएगा 0 आएगा, ऑलवेज बी 0, सम ऑफ द टू विल ऑलवेज बी 0। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। यानी कहने का मतलब ये एक में से जितना एंटर करेगा दूसरे में से उतना ही लीव करेगा, सीधी सी बात वही आगे देखो यहां से, क्योंकि न्यूट्रल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगला पॉइंट, अब पीएस कितना है, अब पीएस को आप आसानी से निकाल सकते हो। पीएस कितना है, फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, इसको निकाल लेंगे ई डॉट डीएस। तो ई डॉट डीएस कितना आ गया बच्चों, ई इंटू डीएस। अगर देखो ये यूनिट वेक्टर इस तरफ है तो इसका एरिया वेक्टर भी किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री, और कोस 90 क्या होगा बच्चों, 0। तो इसका मतलब प्लेन सरफेस के क्रॉस फ्लक्स कितना आया, 0। अगर प्लेन सरफेस के अलोंग फ्लक्स 0 है, प्लेन का और क्लोज का क्या है, सेम है, तो क्लोज सरफेस के अलोंग फ्लक्स भी क्या आएगा, 0। दिस इज द सिंपल केस। क्लियर।
अगले पॉइंट पे आ जाइए। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी ध्यान से देखो। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दे रखी है, लेकिन यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है बच्चों, ये यूनिट वेक्टर है। लेट दिस इज द यूनिट वेक्टर एन। आप देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरह से जा रही है इस प्लेन में, जैसे ये सर्कल है यहां पर उसका स्फीयर का, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, और ये भी क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। नाउ यहां से फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस आप आसानी से निकाल सकते हो। फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस, फ्लक्स निकालने के लिए ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस सरफेस के परपेंडिकुलर, वहां से आपको फ्लक्स निकालना बहुत आसान होगा बच्चों। तो यहां इसके परपेंडिकुलर देखो, यहां तो आप कह नहीं सकते कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, लेकिन यहां आप कह सकते हो कि फ्लक्स क्या है, इस जो प्लेन सरफेस के फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो फ्लक्स निकालना यहां से आसान होगा, और फ्लक्स की डेफिनेशन यहां बन जाएगी ई ds cos, एरिया वेक्टर तो नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, ऊपर की तरफ 180 डिग्री। तो फ्लक्स कितना आ गया बच्चों, E इंटू ds। व्हाट इज ds, कितने एरिया में से फील्ड गया है, ये क्या है बच्चों, व्हाट इज दिस, दिस इज द सर्कल, और सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पाई आर स्क्वायर। माइनस का साइन आएगा, क्यों आएगा माइनस का, cos 180 माइनस, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमने इस तरफ ले रखा, कन्वेंशनल इस बात है। और वैसे भी मैंने आपको बता रखा, फील्ड जब अंदर जा रहा है किसी में से तो फ्लक्स क्या आएगा, नेगेटिव, और फील्ड बाहर निकल रहा है उस सरफेस से फ्लक्स क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो आप देखो यहां से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो इसके क्रॉस फ्लक्स कितना आएगा, देखिए ये इक्वेशन देखो, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस का फ्लक्स आ गया E इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। सो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू E, यानी जितना यहां से एंटर किया उतना ही सरफेस से बाहर निकल गया, तो नेट फ्लक्स 0। क्लियर। अगले पॉइंट पे आइए। अब ये पॉइंट बच्चों एक ऐसा पॉइंट दे दिया, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वो अलोंग द रेडियस दे रखी है। लगातार फील्ड का जो मैग्नीट्यूड देखिए, हो सकता है सरफेस पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। यहां डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी, यहां एक जैसी डायरेक्शन थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, लेकिन यहां डायरेक्शन क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। ठीक, तो यहां फ्लक्स कितना आएगा, यहां कैसे निकालेंगे फ्लक्स। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि फील्ड जो फ्लक्स निकालना, आप फ्लक्स का अगर फॉर्मूला लगाएं तो फ्लक्स का वो वाला फॉर्मूला आप लगाइए, या वो वाला फील्ड लीजिए और वो वाला सरफेस लीजिए जिस सरफेस के फील्ड परपेंडिकुलर है। यहां मैंने इसका फील्ड फ्लक्स निकाला, इसका मैंने निकाला नहीं, इसका तो अपने आप फॉर्मूले से आ गया। मैंने इसका क्यों निकाला, क्योंकि फील्ड इसके परपेंडिकुलर थी। तो यहां जो फील्ड है, यहां कौन से सरफेस के परपेंडिकुलर है, कर्व्ड सरफेस के। किसके परपेंडिकुलर है, कर्व्ड सरफेस के। और कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो देखो ये इधर देखो, अलोंग द फील्ड। आप इस कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल ड्रा करो, यहां का नॉर्मल इस तरफ आएगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करोगे वो इस तरफ आएगा, इस पॉइंट पे ड्रा करोगे इस तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हर जगह क्या है, एक डायरेक्शन में है। तो अब हम इसमें निकाल लेंगे, हमें आसानी होगी। फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस आप निकालिए। जब फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस निकाल लेंगे तो वो क्या आएगा, देखो फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds। तो E कितना है, E ऐसे कैसे इंटू ds, और एंगल दोनों में कितना, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में 0, तो याद आएगा E इंटू ds। व्हाट इज E, रहने दो ऐसे कैसे, बाद में पुट करना है कर लेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन ds क्या है, एरिया, विच एरिया, पहले कौन सा एरिया था, प्लेन सरफेस का एरिया, तो प्लेन सरफेस का एरिया तो सर्कल का था। यहां कौन सा एरिया बनेगा, ये कौन सा एरिया है, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। और स्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द कर्व्ड सरफेस। निकालना किसमें से, साथ में प्लेन सरफेस में से कितना होगा। अगेन दिस इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग प्लेन सरफेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस विल बी इक्वल टू 0। तो कर्व्ड सरफेस का कितना आ गया, ये वाला, तो प्लेन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, माइनस ऑफ E इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये फील्ड क्या था, रेडियल था। अब कई बार आपको फील्ड नहीं दिया मिलेगा बच्चों, आपको क्या दे देगा, चार्ज दे देगा, और चार्ज रख दिया इसके सेंटर पे, और कहता बताओ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, उस कर्व्ड सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, या इस प्लेन सरफेस में से उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सरफेस, कर्व्ड सरफेस या प्लेन सरफेस से, क्लोज में तो 0 आएगा हमेशा, ठीक है ना। जब कोई अगर मान लिया कोई फील्ड उसमें से क्रॉस करके जा रही है तो
वो हमेशा 0 रहेगा, सम उनका हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। आ जाइए पॉइंट पे। अब यही केस ऐसे दे दिया, ये हमारे पास एक कर्व सरफेस, ये दे दिया कि हमारे पास एक हेमिस्फीयर, और इस हेमिस्फीयर पे क्या किया, इसके सेंटर पे एक चार्ज क्या रख दिया। याद रखें ये हेमिस्फीयर है, कहीं इसको कोई आप डिस्क मान लो या कोई सेमी सर्कल मान लो, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि 3D में बच्चों बड़ी दिक्कत आती है। मैं कोशिश करूंगा आगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऐसा सिस्टम हम बनाएं ताकि 3D पिक्चर ही डायरेक्ट आपको दिखाई दे, बोर्ड पे हमें इतनी मशक्कत ना करनी पड़े उस केस में, ठीक है ना। तो मान लेते देखो ये आ गया इस बच्चों इसका प्लेन सरफेस, ये इसका हेमिस्फीयर का प्लेन सरफेस आ गया, चार्ज रख दिया यहाँ पर, कहता फ्लक्स बताओ कितना आएगा। तो बड़ी दिक्कत आएगी फ्लक्स कैसे निकालें। एक तरीका तो ये था, लेकिन ये तो आपके दिमाग में कई बार ये रहता है पिक्चर की तो रेडियल फील्ड था जी, उसका था, चार्ज तो नहीं देखा था इसमें, तो यहाँ कैसे निकालोगे। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, यहां देखिए चार्ज क्यों रख दिया। दो तरीके से आप इसको कर सकते हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो जो ये दिखाया है मैंने, और आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, इस तरह से। अब देखिए कैसे हम करेंगे। चार्ज दे दिया क्यों, ये चार्ज जो है इस हेमिस्फीयर के सेंटर पे रखा है, ये हेमिस्फीयर है ये, और नीचे ये रखा, इस पॉइंट पे रखा बच्चे। और आप चाहते हैं इस पूरे में से कितना फ्लक्स हमें मिल रहा है, इस सरफेस में से, सरफेस में से कितना फ्लक्स एंटर हो रहा है या लीव हो रहा है, वो कैसे निकालेंगे। कुछ अगर ध्यान आपको हो, अगर मैं इस स्फीयर को कंप्लीट कर दूं बच्चे, जैसे यहां एक क्यूब चार्ज के, इस जो चार्ज है इस फेस, इस क्यूब के फेस पे रखा हुआ था, और आपसे पूछा गया भाई इस क्यूब में से कितना फ्लक्स होगा, तो हमने क्या किया, हमने गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या किया, इसको इसके साथ एक क्यूब और ऐसे कैसे खड़ा कर दिया, तो ये चार्ज इनक्लोज हो गया ना। तो अगर आप इस चार्ज को इनक्लोज करना चाहते हो, अभी इनक्लोज नहीं है, इनक्लोज करना चाहते हो तो क्या रखोगे बच्चे आप, इसको इस स्फीयर को पूरा कर दो, कर दिया। जैसे इस स्फीयर को कंप्लीट करोगे, ये कुछ इस टाइप से बेटे हमारे पास आ जाएगा, ये कंप्लीट क्लोज्ड स्फीयर, ये हो गया। स्फीयर पूरा करते ही अब ये चार्ज क्यों हो गया पूरे स्फीयर के सेंटर पे, और पूरे क्लोज्ड सरफेस कोई भी हो, स्फीयर हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, मैंने बता रखा है पहले ही आपको। तो उस केस में क्या आता है बच्चों, बता रखा है ना। अगर मान लो इसको मैं पूरा कर देता हूं ऐसे, क्या आएगा फिर उस केस में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा Q/ε0। ये किसमें आया है, पूरे स्फीयर की वजह से Q/ε0 आया है, लेकिन हमें किसकी वजह से निकालना है, हमें निकालना है हाफ स्फीयर की वजह से, हेमिस्फीयर की वजह से। तो ये इसकी वजह से कितना आएगा ये निकालना है हमें। तो क्या करोगे बताओ शाबाश, पूरे स्फीयर का Q/ε0 था, तो हेमिस्फीयर का कितना आएगा, क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप, क्योंकि इसमें आपको ध्यान नहीं रहा कि मतलब इसको ऐसे कर सकते थे हम, हाजी तो सोचा नहीं था, और आपको ही पता है कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ध्यान से देखिए, अब कहोगे सर हाँ ये तो पहले वाला केस बन गया, ये पॉइंट चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा बेटे, यहाँ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे, यहाँ आएगी इस तरह से, 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 यहाँ आएगी इस तरह से। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज का, वो हमेशा इस कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। और अगर कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो तो ये वाला केस बन गया। और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया था बच्चों, ये आया था E × 2πr²। और पॉइंट चार्ज अगर इसका रेडियस में r मान लूं, इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सरफेस पे, Q/4πr² इनटू, ये कितना आ गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, तो Q/4πε0r², और एरिया कितना है 2πr²। बस यहां पर E की वैल्यू पुट कर दो, 2π से कैंसिल होगा 2, r² से r² कैंसिल आउट, तो ये आंसर क्या बना बच्चों, Q/2ε। देख लीजिए, यहां से निकाला, क्लोज उसको कंप्लीट कर दिया तो भी यही आया, और बेटे अगर यहां से निकालोगे तो वो भी यही आएगा। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते। बात ये है फ्लक्स के क्वेश्चंस में विशेष आपने बात ये ध्यान रखनी है बेटे, फील्ड कैसे दे रखा है, फील्ड की डायरेक्शन किस सरफेस के परपेंडिकुलर है, किसके पैरेलल है। जब फील्ड किसी फेस के पैरेलल होगा तो उस फेस में से हमेशा फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। यहां देखो, यहां यही क्वेश्चन था, फील्ड जो इस तरह से दे दी इसने, और इसने पूछ लिया भाई इस सरफेस में से कितना फ्लक्स जाएगा। कंफ्यूज हो गए सर, कैसे निकाल लेंगे, इस सरफेस का तो एरिया वो तो ठीक था, तो कर्व आता, सर इसमें सारा का सारा तो समझ में नहीं आई बात कुछ।
तो उसमें आप, मैंने क्या कहा था, उसमें वो देखिए जो आपके लिए आसान हो। प्लेन सरफेस के फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन सरफेस के, जिस फेस के परपेंडिकुलर उस पर यूनिट वेक्टर ड्रा कर दिया, तो इसके लोग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, जीरो आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, फ्लक्स जीरो आएगा। तो इसका फ्लक्स जीरो होगा तो इसका भी फ्लक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे अभी। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई हैं और ये काफी आपको हेल्प करेंगे बेटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, मैं बार बार कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, प्लेन के साथ है, प्लेन पर सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वही डिसाइड करेगा कि उसमें से फ्लक्स कितना होगा। ओके, ठीक। तो बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय E is equal to alpha x I cap, where alpha is a constant having proper dimension. The total flux passing through a cube bounded by the surfaces दिए हुए x is equal to L, x is equal to 2L। दूसरा देखा बेटे y is equal to 0, y is equal to L, एंड थर्ड है z is equal to 0, z is equal to L। ये हमें उस जो क्यूब बनेगा उस क्यूब में से फ्लक्स निकालना, कितना आएगा, और द चार्ज कंटेन्ड इनसाइड द क्यूब, और उसमें से चार्ज निकालिए। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों देखी है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन E is equal to अल्फा एक्स आई कैप। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, दे रखी है इसने। अब जो क्यूब दे रखा, वो क्यूब कैसे दे रखा, देखिए क्यूब कुछ इस टाइप से दे रखा है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये बच्चों z एक्सिस। तो क्यूब की जो लेंथ दे रखी, साइड दे रखी है, वो इस तरह से दे रखी है कि जो x इज इक्वल टू L और x इज इक्वल टू 2L। तो ये यहां एक स्क्वायर ये बन गया बच्चों। ठीक है, अब y का अगर कोऑर्डिनेट देखोगे तो y का एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया, y इज इक्वल टू L, दूसरा आ गया y इज इक्वल टू 0। थर्ड कोऑर्डिनेट देखा उसने जो साइड का पैरामीटर वो देखा z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू L। ठीक, तो z L कहां आएगा, कहीं ना कहीं यहां बाइसेक्ट करेगा। तो हमें क्या चाहिए बच्चे, इसके पैरेलल क्या चाहिए, हमें फेस चाहिए। कैसे करोगे आप, तो उसके पैरेलल फेस कैसे बनाओगे, मान लेते हैं बच्चे ये x इज इक्वल टू L है, देख लेते हैं एक बार। तो ये आ जाएगा बच्चों इस टाइप से, z के पैरेलल ये हमारा आ गया बेटा, जैसे यहां काटेगा L के ऊपर, ये L आ गई। दिस इज द क्यूब, ये क्यूब दे दिया आपको। ठीक, इस क्यूब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है E इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में। आई कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लोग दे रखी है बच्चों, केवल और केवल x एक्सिस के लोग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पूरे क्यूब में से फ्लक्स बताओ कितना आएगा। तो पूरे क्यूब में से फ्लक्स में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल x के लोग दे रखी है। तो केवल x के लोग ही आपने फ्लक्स निकालना है। x के लोग फ्लक्स बनेगा, y के लोग फ्लक्स 0, z के लोग फ्लक्स 0, क्योंकि ना फील्ड y के लोग है ना ही फील्ड z के लोग है। ठीक, इसका मतलब जो ये फेस है, ये फेस है, और ये वाला फेस और ये वाला फेस है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे है, वो उन फेसेस के लोग है, तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, 0 आएगा। तो फील्ड किसके लिए है, फील्ड किसके परपेंडिकुलर है, केवल वो फेस देख लीजिए, फील्ड इस फेस के परपेंडिकुलर है और इस फेस के परपेंडिकुलर है, तो दो फेस के परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या कर रही है, वो वेरी कर रही है एक्स के साथ। तो इस पॉइंट पे बच्चों यूनिट वेक्टर ले लिया एन कैप, और इस फेस का यूनिट वेक्टर ले लिया एन कैप। अब इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस पे निकालने के लिए इसको E1 लिख लेता हूं मैं, E1 आ जाएगा अल्फा इंटू एल, एक्स की जगह पुट कर दो। और इस फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो आ जाएगा E2, E2 आ जाएगा एक्स इंटू, देखो अल्फा इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल ये और एल ये, इस फेस पे 2L, अल्फा इंटू 2L। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, फ्लक्स निकाल लो। तो फ्लक्स क्या आएगा, फ्लक्स आ जाएगा यहां पर φ1, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों E1 इस तरफ, और यूनिट वेक्टर किस तरफ है, इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर अगर अपोजिट है तो फ्लक्स आएगा नेगेटिव, माइनस अल्फा एल इंटू ये एरिया आ जाएगा एल स्क्वायर, दिस इज माइनस अल्फा एल क्यूब। और इसका जो फ्लक्स यहां आएगा φ2, वो आ जाएगा ये एरिया यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो फ्लक्स आएगा पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2 अल्फा एल इंटू इसका एरिया कितना, जिसमें से जिसके परपेंडिकुलर जा रहा है एल स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों 2 अल्फा एल क्यूब।
तो नेट फ्लक्स कितना आएगा? नेट फ्लक्स आएगा फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। तो φ1 कितना है? φ1 आ जाएगा माइनस अल्फा एल क्यूब प्लस 2 अल्फा एल क्यूब। सो फाइनल फ्लक्स विल बी इक्वल टू अल्फा एल क्यूब। दिस इज द फाइनल फ्लक्स। पहला आंसर तो बच्चों ये आ गया। सेकंड क्या निकालना है? चार्ज कितना इनक्लोज किया इस क्यूब ने, तभी तो फिर फ्लक्स आया है। अगर इनका फ्लक्स जीरो आता तो चार्ज भी जीरो आता, अंदर चार्ज नेट चार्ज जीरो इनक्लोज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यूनिफॉर्म होते, देखो यहाँ यूनिफॉर्म नहीं है। कैसे पता चला यूनिफॉर्म नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रही है और लगातार एक्स के साथ चेंज होती जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है। यानी यहां जो फील्ड एंटर किया वो फील्ड जो था बच्चों वो कम था और जो बाहर निकला उस टाइम फील्ड क्या था? ज्यादा था। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास नेट फ्लक्स ही आ गया। तो नेट चार्ज कितना आएगा? नेट फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज आ जाएगा बच्चों नेट फ्लक्स अल्फा एल क्यूब इनटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द नेट चार्ज। ओके, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ए होलो सिलेंडर हैज चार्ज q कूलम विद इन इट if phi is the electric flux in unit of voltmeter associated with the curved surface B, the flux linked with the plane surface A in units of voltmeter will be। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? एक डायग्राम दे रखा आपको इस तरह से, आपको क्वेश्चन में भी दिखाई दिया होगा। ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस दे रखा कोई, और इस सिलेंड्रिकल सरफेस में ये दो सरफेस तो हो गए बच्चों प्लेन सरफेस, ये तो हो गए प्लेन सरफेस, ये भी और ये भी। और ये बच्चों कर्व्ड सरफेस बी दे रखा और प्लेन सरफेस दे रखा ए। कहता कर्व्ड सरफेस में से यानी बी में से जो फ्लक्स है वो दे रखा है फाई। कितना है? फाई। तो कहता बताइए ए में से, कर्व्ड सरफेस ए में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? व्हाट विल बी द फ्लक्स? अगर इस सिलेंडर में कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है? क्यू चार्ज इनक्लोज किया हुआ है। ओके, तो क्या बताना आपने? ए के थ्रू फ्लक्स बताना है। ठीक, तो मान लो ये ए है और ये क्या मान लिया? ए डैश। अब हमारे पास इस सिलेंडर में कितने फेस हो गए? 3 फेस हो गए। एक फेस तो हो गया कर्व्ड और 2 फेस हो गए प्लेन। तो 3 फेस में से कितना फ्लक्स निकल रहा है टोटल? फ्लक्स थ्रू बी प्लस फ्लक्स थ्रू ए प्लस फ्लक्स थ्रू ए डैश, इन सब का जो सम आएगा बच्चों वो आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आंसर है, मतलब सम बनेगा। ठीक है, अब देखो जितना फ्लक्स यहां से हो तो नहीं यहां से, क्योंकि इसके सेंटर पे रखा हुआ चार्ज क्यों, तो इन दोनों का फ्लक्स क्या आएगा? सेम। तो ये और ये फ्लक्स हो गया बच्चों सेम। तो फाई ए प्लस फाई ए बन जाएगा 2 फाई ए प्लस फाई बी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फाई बी की वैल्यू कितनी है? फाई। 2 फाई ए प्लस फाई बी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई बी की वैल्यू फाई रखती है बच्चों, हमें निकालना है ए। तो ट्वाइस ऑफ फाई ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। तो फ्लक्स थ्रू ए आ जाएगा 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। इस तरह से आप निकाल सकते हो। यानी हमें देखना पड़ेगा बच्चा कि कहां सिमेट्री बन रही है, कहां का फ्लक्स सेम होगा, कहां फ्लक्स अनइक्वल होगा, तो सेम फ्लक्स को कैसे लिखेंगे। तो यानी जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो, केवल ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो, हर एक टॉपिक के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई ना कोई सिमेट्री तो नहीं बन रही। और जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको बच्चों उतना ही ज्यादा इसमें मजा भी आएगा और आपके क्वेश्चंस भी सोल्व होंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, टॉपिक काम करने से काम नहीं चलता, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करोगे उतनी ही आपकी फिजिक्स क्लियर होती जाएगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्टेटमेंट देखिए ध्यान से क्या दे रखी है, आपके सामने आ रही है, उस पर देखो। ए डिस्क ऑफ रेडियस a/4 having a uniform distribution of charge of 6 coulomb is placed in xy plane with its center minus a/2 0 0। A rod of length a, एक रोड है जिसकी लेंथ a है, carrying a uniformly distributed charge 8 coulomb placed on the axis from x is equal to a/4 to x is equal to 5 a/4। नीचे डायग्राम भी इसने दे रखा है। 2 पॉइंट चार्जेस -7 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट a/4 एंड -a/4 0। और दूसरा चार्ज दे रखा है बच्चों 3 कूलम का, 3a/4 3a/4 एंड 0 रिस्पेक्टिवली। कंसीडर ए क्यूबिकल सरफेस फॉर्म्ड बाय द 6 फेसेस। 6 फेसेस आर x is equal to ± a/2, y is equal to ± a/2, z is equal to ± a/2। Then the electric flux through the cubical surface will be।
तो क्यूबिकल सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना क्या होगा। देखिए डायग्राम देखिए ध्यान से। ये मान लिया बच्चों कोई हमारे पास क्यूब का एक फेस दे रखा है जो हमें सामने से दिखाई दे रहा है, फ्रंट फेस, और वो फ्रंट फेस कुछ इस तरह से है। तो फ्रंट फेस की हम बात कर रहे हैं, 3D का नहीं बनाएंगे, हम फेस बना रहे हैं। तो ये फेस बच्चों इस तरह से है कि ये इसका सेंटर है आपके एक्सिस का, ये एक्सिस का सेंटर है। डिस्क दे रखी है, ये साइड जो है आपके स्फीयर की या जो फेस की वो है -a/2 0 0 पर। ये जो साइड दे रखी है वो है +a/2 0 0 पर, क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट +-a/2 के 0 के दे रखे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार ये जो कोऑर्डिनेट है बच्चों y एक्सिस पे ये है +a/2 0 0, ये आएगा बच्चों -a/2 0 0। हमें x के बुक कर रहे हैं क्यों। अब एक डिस्क दे रखी है, वो डिस्क रखी हुई है -a/2 0 0, यानी डिस्क का सेंटर दे रखा है बच्चों -a/2 0 0, यानी कहां दे रखा है, x एक्सिस पे। x एक्सिस कहां है, ये है। तो ये दे दी हमें डिस्क, और इस डिस्क का सेंटर दे रखा है -a/, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है आपको ये बताएंगे कि लोकेशन कहां है डिस्क की। इसके ऊपर जो चार्ज दे रखा है बेटा 6 कूलम दे रखा है। हो गया पहला। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा इसने कहा कि एक रोड रखी हुई है, और वो रोड इस प्रकार से रखी हुई है कि उसके जो एंड है रोड के, वो एंड रोड की पहली बात तो लेंथ दे रखी है a। रोड का जो ये वाला एंड है, एक एंड ये रखा हुआ है कहां पर, a/4 पे, और जो दूसरा एंड है रोड इस प्रकार से रखी होगी, इसका दूसरा एंड चला गया है 5a/4 पे। तो साफ तौर पर आप देखिए यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है a/2। रोड का एंड कहां है, a/4, यानी एक एंड रोड का इस यहां आया हुआ है, इस प्रकार से रोड है, इस तरह से ये रोड रखी हुई है। तो इस रोड का एक एंड आ गया बच्चों यहां पर, ये कहां आया, a/4 पे। दूसरा एंड चला गया बाहर, वो कितना आ गया, 5a/4 पे। क्लियर होगी बात। इस रोड के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज दे रखा है 8 कूलम का। देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस आल्सो, 7 कूलम एज वेल एज +3 कूलम। +3 कूलम जो दे रखा बेटे वो दे रखा है -3a/4 +3a/4 0, -3a/4 +3a/4 0। -3a/4 कहां चला गया, इससे एक्सिस से इस साइड आ गया बिल्कुल, यानी इस फेस से बाहर चला गया कोऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट भी वैसे क्या चला गया, बाहर चला गया। इसका मतलब +3 कूलम जो है वो इस क्यूब से या जो सरफेस से है वो बाहर है, कहीं भी लिख दो आप उसको, ये लिख दिया बाहर। और दूसरा जो -7 कूलम चार्ज है वो कहां रखा हुआ है, वो रखा हुआ है बच्चों a/4 -a/4 0 पे। तो a/4 x इज इक्वल, देखो ये सेंटर है, ये a/2 है, ये पॉइंट है a/2, x तो a/4, x आ गया बच्चों a/4, और y कितना है -a/4। तो आप नीचे आइए, यहां ये a/2 है, तो इसका हाफ कितना आ गया बच्चों a/4। तो एक चार्ज आपका यहां रखा हुआ है -7 कूलम का। तो कहता बताइए नेट फ्लक्स कितना आएगा। तो नेट फ्लक्स आएगा, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस क्यूबिकल सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब नेट चार्ज कितना एनक्लोज हुआ, देखो ये कितना था 6 कूलम डिस्क, लेकिन आधी डिस्क बाहर है आधी अंदर, तो अंदर कितना चार्ज गया डिस्क का, केवल 3 कूलम प्लस इसका ये रोड कितनी है, लेंथ a की, टोटल चार्ज 8 कूलम, और चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, यूनिफॉर्मली पढ़ा हुआ ना हमने। तो कहता है अब देखो इसके अंदर कितना चार्ज अंदर आया, टोटल लेंथ अगर a है, अंदर लेंथ a/4 है, तो टोटल पे अगर चार्ज 8 कूलम है तो अंदर कितना आएगा चार्ज, अंदर चार्ज आ जाएगा बेटे इसका 1/4, और इसका 1/4 कितना बनेगा 2 कूलम, और एक चार्ज अंदर है -7 कूलम। ये हो गया नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया 3 + 2 5 -7, दैट इज -2 बाय एप्सिलॉन नॉट कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और चार्ज कितना आ गया, फिर ऊपर निकल जाएगा, यहां से हो जाएगा ना। चार्ज तो अपने पास दे रखा है, नेट चार्ज कितना है अंदर -2 कूलम। तो फ्लक्स अंदर की ओर होगा बाहर की तरफ, तो नेट फ्लक्स बच्चों अंदर की ओर जाएगा, क्योंकि फ्लक्स क्या है, नेगेटिव आया है। आगे समझ में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to E0 x cap, where E0 is a constant. The flux through the shaded area will be. तो हमारे पास बच्चों एक शेडेड एरिया दे रखा है, शेडेड एरिया दे रखा है अपने पास ये वाला OACB, और ये वैल्यू आ जाएगी यहां पर, देखो ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 0 0 या 0 A 0। ओके, हमने यहां पर
इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो बच्चे क्या है एक्चुअली में यहाँ पर, तो एकदम क्वेश्चन को देखते ही कोई आइडिया नहीं आता। जब भी कोई ज्योमेट्री दे रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो एक फ्लक्स का निकालने का और आसान तरीका ये है कि आप उस ज्योमेट्री का एरिया निकाल लो। पैरेललोग्राम दे रखी है तो उसके हिसाब से ट्रायंगल दे रखी है, और एरिया भी का क्या निकालोगे, एरिया वेक्टर निकालोगे आप, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है आपको वो दिया हुआ है E वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर E नोट एक्स है। ये हमें इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। सबसे पहले निकालो एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर निकालने के लिए पहले आपको साइड पता होनी चाहिए दोनों। तो साइड ओ ए आ जाएगी 0 - 0 आई कैप, ए - 0 जे कैप, 0 - 0 के कैप। सो बच्चों इसको मैं ए आई कैप लिख सकता हूं। सेकंड हो सकता है आपका ओ बी। तो वेक्टर ओ बी जो आएगा वो आ जाएगा ए - 0 आई कैप, यहां बच्चों जे कैप आएगा क्योंकि जे का वैल्यू है यहाँ पर 0 - 0 के कैप और जे कैप ए - 0 के कैप। देख लीजिए दोबारा से ए - 0 आई कैप, 0 - 0 जे कैप, ए - 0 के कैप, ए के कैप। ये आगे बच्चों एरिया वेक्टर आएगा, एरिया वेक्टर विल बी इक्वल टू साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। दो साइड है, जैसे एक वेक्टर ए दे रखा है, एक वेक्टर बी दे रखा है, ये पैरेललोग्राम बनाएंगे, एंगल थीटा है तो इनके बीच का जो एंगल थीटा है तो इनका जो एरिया निकालोगे इस पैरेललोग्राम का वो एरिया वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट की बड़ी खास प्रॉपर्टी है। तो ओ ए की वैल्यू बच्चों है हमारे पास ए जे कैप, क्रॉस ओ बी की है ए आई कैप प्लस ए के कैप। तो आप यहां देखिए एक जे क्रॉस आई दैट इज माइनस के कैप, ए इंटू जे क्रॉस के प्लस आई कैप। तो बच्चों यहां से आ गया माइनस ए प्लस ए आई कैप। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास एरिया वेक्टर, ठीक है। फ्लक्स आएगा E डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है, और ये भी जो E नोट एक्स का है इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ये एक्स का यूनिट वेक्टर है, मतलब एक्स के लॉन्ग डायरेक्शन है। तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो तो इसको आप E नोट आई कैप लिख लीजिए, ओके। एक्स कैप की बजाय यहां आ जाएगी वैल्यू E नोट आई कैप डॉट डी एस। व्हाट इज डी एस एरिया वेक्टर, माइनस ए के कैप प्लस ए आई कैप। आई डॉट के 0, आई डॉट आई 1। तो रिजल्ट क्या बना बच्चों, और यहां देखिए इसको, यहां क्या वैल्यू आई थी अपने पास ए इंटू ए स्क्वेयर हो जाएगा, ये ए स्क्वेयर। तो यहां आ जाएगा ए स्क्वेयर, ये 0 हो गया तो आई डॉट आई 1, तो आंसर आ जाएगा ई नोट ए स्क्वेयर। तो जब भी कोई ज्योमेट्री दे रखी है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या आपका स्क्वायर रेक्टेंगल का काफी आसान हो जाता है क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल का जो प्लेन है ना वो नेचुरली एक्स और वाई एक्सिस के लोग मिलती है, उसकी जो साइड मिलती है। लेकिन पैरेललोग्राम है या ट्रायंगल है, उस केस में थोड़ा सा हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम वेक्टर एरिया कैसे निकालेंगे। तो उसका डायरेक्ट तरीका यही है, ट्रायंगल अगर दे रखे तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए, हाफ ऑफ द जो क्रॉस जो आपके पास वैल्यू आई है इसका अगर हाफ कर दोगे तो वो एक उसका ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। और पैरेललोग्राम के लिए आप कर सकते हो, तो वहां से आप ये फ्लक्स निकाल सकते हो। जब भी बच्चे आप फ्लक्स के क्वेश्चंस करेंगे तो एक बात आपने ध्यान रखनी है, पूछा क्या गया है, फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस पूछा है या किसी एक सरफेस के थ्रू पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे शुरुआत में जो आपको टॉपिक बताया था हेमिस्फीयर का केस है, जैसे टू डिफरेंट सरफेसेस का फ्लक्स पूछा है तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू थी उनकी, लेकिन नेट फ्लक्स क्या था, 0 था। ये आपने देखना है कि किसके थ्रू आप फ्लक्स निकाल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आमतौर पर बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं कि क्या पूछा हुआ और निकालना क्या है, ठीक है ना। स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ते, तो स्टेटमेंट आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो फिर आप क्वेश्चन डेफिनेटली गलत करोगे, खासतौर पर फ्लक्स का क्वेश्चन। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं फ्लक्स के डायरेक्ट ये आंसर 0 आना होता है, या ऐसे मिलते हैं कि आप देखते ही लगता है कि इसका तो आंसर 0 आएगा, लेकिन 0 आंसर नहीं होता। वो कहां गड़बड़ होती है, वो सारे की सारे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में गड़बड़ होती है कि पूछा क्या गया है, कहां निकालना है। वो चीज अगर आपको अच्छे से ध्यान है तो आप आसानी से इसके क्वेश्चन कर दोगे। और इसके बाद आप बच्चों प्रैक्टिस जरूर करो इन क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, आपको पता है इस बात का। और मैं बता देता हूँ एक छोटा सा पॉइंट और आपको, जैसे जब भी आप कोई टीचिंग स्टार्ट जैसे पढ़ते हो ना, जैसे आपने क्लास लगाई
कोई वीडियो यूट्यूब पे क्लास लगाई है या किसी आपके टीचर की आपने क्लास लगाई है, बहुत अच्छे से समझ में आया, क्लास में खुश होके गए घर पे, हाँ समझ में आ गया। जब आप स्कूल से निकले तो आपका जो लर्निंग लेवल था वो यहाँ तक था, हाई लेवल था लर्निंग का, क्योंकि आपने उस टाइम ताजा ताजा सीखा है। घर गए, बैग रखा, खाना पीना खाया, रिलैक्स हुए, खेले, मौज मस्ती की। शाम के टाइम आपको लगा कि जो सर ने करवाया था वो कर लेना चाहिए। जब आप दोबारा करने बैठोगे, करने बैठने से पहले तक आपका लेवल कहीं ना कहीं यहाँ आ चुका होगा बच्चों। और अगर आप बिल्कुल ही नहीं करोगे ना, शाम को या अगले दिन भी नहीं करोगे, तो वो लेवल आपका कहीं ना कहीं यहाँ होगा। तो इस लेवल को यहां तक मेंटेन करने के लिए जैसे आपने टॉपिक किया, उस टॉपिक के जस्ट 5 to 4 आवर्स के बाद उस टॉपिक को दोबारा से आप एक बार रिकैप्चुलेट कीजिए जरूर, ताकि आपका लेवल यहां रहे। और जब तक ये लेवल कुछ टाइम के लिए अगर ये परसिस्ट कर गया, फिर वो लेवल आपका डाउन नहीं आएगा। लेकिन इमीडिएटली, इंस्टेंटली अगर पढ़ने के बाद आप उसको कुछ टाइम के लिए, आप 1-2 दिन में नहीं पढ़ रहे हो, वो डाउन आएगा एकदम से। इसलिए बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए कंटिन्यूअसली आप एफर्ट जारी रखिए। अब कुछ और क्वेश्चन हैं बच्चे, तो मैं और क्वेश्चन आपको, आपका एक प्रकार से होमवर्क है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है, आप नोट कर सकते हैं, मैं आपके सामने स्क्रीन पे नजर आएगा, आप कॉपी पेन से उसको नोट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब व्हेन ए चार्ज 8Q इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन आप देखो दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही आएगा, वो चेक करना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर, गॉस जो थ्योरम है वो वैलिड है किसके लिए है? एक क्लोज सरफेस के लिए, ओनली रेगुलर क्लोज सरफेसेस, एनी ओपन सरफेस, ओनली इंटीग्रल ओपन सरफेसेस और इरेगुलर ओपन सरफेसेस, सॉरी। तो ये इसमें आपने बताना आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर ऑफ साइड L मीटर इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। ध्यान से करेंगे, समझ के करेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से कर दोगे इसको। अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो इसका आंसर डेफिनेटली आपका गलत आएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, इसलिए ध्यान से करना, मैं पहले कह रहा हूं। L प्लेस्ड of the paper, a uniform electric field E also in the plane of the paper is limited only to the lower half of the sphere. The electric flux is SI unit associated with the surface is. Answer will be 0 EL square by 2 epsilon naught EL square by 2. ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a point charge cube is placed at the center of a cube of side L. The electric flux emerging from the cube. आपने बताना है, आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है कॉपी पेन की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 डाइपोल ऑफ charges of magnitude E are placed inside a cube. The total electric flux coming out of the cube will be. जल्दबाजी में बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। पूछा क्या है इसने, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब कितना होगा, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए आप ध्यान से, जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने फिगर दिखाई दे रहे हैं, 3 फिगर हैं, A, B और C। एक हेमिस्फीयर फर्स्ट है, हेमिस्फीयर पूरा क्लोज है, ये लाइन जो है सॉलिड लाइन क्लोज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके जस्ट लाइन से बाहर एक चार्ज क्यों रखा हुआ है, बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा। एक जस्ट उसके इनसाइड रखा हुआ है, तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा। और तीसरा केस है, जो डायमेट्रिक लाइन है, ये क्लोज्ड सरफेस नहीं था और इसके जस्ट लाइन के ऊपर रखा है, तो इसके लिए बच्चे आपने बताना है कि फ्लक्स क्या होगा। तो ये 3 केसेज में भी आपने फ्लक्स बताना है। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस बिल्कुल आप अच्छे से करेंगे, ईमानदारी के साथ करके देखेंगे इनको। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है या इससे रिलेटेड, गॉस थ्योरम से, फ्लक्स से रिलेटेड बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है, मैंने कोशिश की है कि हर टाइप के क्वेश्चन को छूने की, और मुझे लगता है कि जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा क्वेश्चन करते हुए। साथ साथ में जरूर करें, मैं बार बार कह रहा हूं, इनको अच्छे से करो बच्चे। कोई भी डाउट अगर आपको है, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, वहां कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम छोड़ सकते हैं, आप मैसेंजर पे प्रॉब्लम छोड़ सकते हैं। मैंने जो चैनल है वहां पर सारे लिंक दिए हुए हैं, मेरा फोन नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, उसमें मेल आईडी भी है, और जो फेसबुक का जो लिंक है वो भी वहां पर मौजूद है। तो जो भी आपको मेथड सुटेबल लगे, जो भी आपका जो लगता है कि यहाँ से हम सर से कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप प्लीज वहां से करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और बच्चों को बेनिफिट हो सके। कोई अगर डाउट कमी लगती है बच्चे, मेरे को जरूर बताएं, ताकि मैं उसको आगे इंप्रूव करूं। थैंक यू।